आज तक पूरे विश्व में आतंकवाद की कोई परिभाषा ही निश्चित नहीं हो पाई पूरे विश्व मंच में। जो आपके लिए आतंकवाद है, आपकी सुरक्षा के लिए खतरा है, वो उनके लिए आजादी की लड़ाई है। अब जैसे भारत उभर रहा है तो चीन को लग रहा है कि आने वाले समय में जो दक्षिण एशिया का ये देश है, वो भारत जो बड़ी आबादी का देश है, युवा आबादी का देश है, वो चीन को काउंटर कर सकता है। तो प्रॉब्लम ये है कि आतंक की कोई परिभाषा नहीं है। अब परिभाषा जब नहीं है तो चेहरा नहीं है। अब जब चेहरा नहीं है तो पहचान नहीं है। पहचान नहीं है तो हम आप पकड़ेंगे किसको, आप रोकेंगे किसको? नमस्कार दोस्तों, मैं इंदु हाड़ा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम व्यू पॉइंट, जिसमें आप जानते हैं कि हम देश और दुनिया के मुद्दे आपके पास लाते हैं और उन पर गहन बातचीत करते हैं ओजांग सर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद आपसे। सर, आज हम जिस मुद्दे पर बातचीत करना चाहते हैं, जिस पर आपका व्यू पॉइंट जानना चाहते हैं, उस मुद्दे पर हम पहले भी एक व्यू पॉइंट पर चर्चा कर चुके हैं, जो कि आतंकवाद के मुद्दे से जुड़ी हुई है कि उसके सपोर्ट सिस्टम को ख़त्म करना ज़रूरी है। पहले गृह मंत्री ने ये बात बोली। उसके बाद टेरर फंडिंग, जो कि उसका एक मेन एलिमेंट है, वो भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा गंभीर विषय रहा है। NMFT, जो कि नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसमें जाहिर सी बात है कि कुछ ठोस कदमों पर चर्चा की जाएगी, कदम उठाए जाएंगे। लेकिन सर, सबसे पहले समझना चाहते हैं कि जो टेरर फंडिंग है वो क्या है और क्या इसके स्रोत हैं? बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये बड़ा एक ज़बरदस्त शुरुआत हुई, क्योंकि इससे पहले इंटरपोल की जो मीटिंग थी, उनका ऑर्गेनाइजेशन, वो भी भारत में हुई। संयुक्त राष्ट्र की जो आतंकवादी विरोधी जो गतिविधियों का एक केंद्र, वो भी सम्मेलन भारत में हुआ। और भारत बहुत लंबे समय से मुखर रहा है, बहुत ही हर मंच पर ये बात कह रहा है कि वो टेररिज्म का बहुत बड़ा शिकार है। अब जो यहाँ पर पूरी बातचीत हो रही है कि ये पूरा जो सम्मेलन हो रहा है वो टेरर फंडिंग को लेकर है। देखिए, टेरर फंडिंग जैसे वर्ड है कि जब आतंकवाद विचारधारा के बहुत बड़े स्वरूप से निकलकर वो एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की तरह काम करता है, MNC की तरह काम करता है। बड़े ध्यान समझिएगा कि ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की तरह काम कर रहा है। बड़े पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर, बहुत ही जाने माने स्पेशलिस्ट, वो सभी, उनकी रिक्रूटमेंट होती है, उनके पैकेजेस होते हैं। तो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप को चलाने के लिए फंड होना बहुत जरूरी है। जैसे कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो फंडिंग बड़ी ज़रूरत है। फंड जो होता है वो उसका एक्चुअली कह सकते हैं कि जैसे हमारे शरीर में रक्त होता है, ब्लड होता है, उसी तरह वो जो पैसा है वो टेररिज्म को फलने फूलने के लिए लगाया जाता है। अच्छा, इसका इस्तेमाल बेसिकली किसी देश को डिस्टेबलाइज करने, अपनी कोई महत्वाकांक्षा को पूर्ति करने, किसी देश में राजनीतिक उठापटक पैदा करने, इन सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कई बार ये स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि कई बार जो है वो राज्य की नीतियों में, यानी कि जो राष्ट्र है उसकी नीतियों में ही टेररिज्म होता है। कई बार उस राष्ट्र के अंदर वो बड़ी मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन वो ढेर सारे आतंकवादी संगठनों को जो है वो सपोर्ट करता है, उनको हथियार देता है। तो इस तरह से एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। तो आतंकवाद का चूंकि कोई बड़ा स्पष्ट चेहरा नहीं दिखाई पड़ता। इसका कारण ये है इंदु जी कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, ऑडियंस भी समझें, कि आज तक पूरे विश्व में आतंकवाद की कोई परिभाषा ही निश्चित नहीं हो पाई पूरे विश्व मंच में। जो आपके लिए आतंकवाद है, आपकी सुरक्षा के लिए खतरा है, वो उनके लिए आज़ादी की लड़ाई है। वो कहते हैं कि नहीं, हम जो हमारा जो भारत के हिस्से का कश्मीर है, वो हम उसको गुलाम कश्मीर कह के हम उसको आज़ाद करा लेंगे। हम तो अपने हक की रिक्रूटमेंट वो लड़ाई इसी बेसिस पे करते हैं कि तुम आज़ादी के लड़ाके हो, तुम स्वतंत्रता के लड़ाके हो, तुम अपने हक की और तुम्हें लड़ाई हक के लिए लड़ रहे हो। हो। सो एक्चुअली में क्या होता है, इसकी कोई परिभाषा ही तय नहीं हो पाती। इसके बाद जो इस दक्षिण एशिया या दक्षिणी पश्चिमी एशिया से दूर बैठे हैं, वो चाहते हैं कि एशिया डीस्टेबलाइज रहे, हमेशा असंतुलित रहे। तो वो भी इस चीज़ को अलग अलग व्याख्याओं में, जैसे अमेरिका को देखा, जो वेस्टर्न ब्लॉक है, नाटो, इनको आपने देखा कि वो किस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं कि कभी भी इस पूरे क्षेत्र में कभी शांति ना बन सके। अब जैसे भारत उभर रहा है तो चीन को लग रहा है कि आने वाले समय में जो दक्षिण एशिया का ये देश है, वो भारत जो बड़ी आबादी का देश है, युवा आबादी का देश है, वो चीन को काउंटर कर सकता है। वो चीन की जो अभी वो उसकी हार्ड पावर की इमेज है शी जिनपिंग की, उसको हम लोग काउंटर कर सकते हैं, उसको हम लोग चैलेंज कर सकते हैं। तो वो भी चाहेगा कि भारत डिस्टेबलाइज रहे। तो प्रॉब्लम ये है कि आतंक की कोई परिभाषा नहीं है। अब परिभाषा जब नहीं है तो चेहरा नहीं है। अब जब चेहरा नहीं है तो पहचान नहीं है। पहचान नहीं है तो हम आप पकड़ेंगे किसको, आप रोकेंगे किसको? जो आपके लिए आतंकवादी, वो किसी का जो है वो या तो स्टेट एक्टर या नॉन स्टेट एक्टर है।
तो इसमें जैसे एक बॉडी होती है, उसके कई ऑर्गन्स होते हैं, तो सबसे आसान तरीका होता है, जो सबसे बड़ी नब्ज दबाई जाती है, कि उसकी फंडिंग रोक दो। यानी आपने ब्लड सप्लाई रोक दिया तो सारे ऑर्गन अपने आप डेड पड़ जाएंगे, ठप पड़ जाएंगे। तो जो सबसे बड़ी स्ट्राइक की जाती है, जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो उसकी फंडिंग को रोक देना है। जब फंडिंग रोक दी जाएगी तो ये एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की तरह, ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम नहीं कर पाएंगे। वही उसकी तरलता है, वही उसकी लिक्विडिटी है। तो बहुत सही सोच के साथ ये काम हो रहा है कि टेरर फंडिंग को रोका जाए। अब चुनौती ये है कि वो फंडिंग का रूप क्या है। जैसे किसी देश को चलाने के लिए बैंक होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो ये कैसे काम कर रहे हैं, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसमें सिर्फ पैसे का मुद्दा शामिल नहीं है, इसमें जियोपॉलिटिक्स शामिल है, उस क्षेत्र की भूगोल शामिल है, राजनीति शामिल है, महत्वाकांक्षाएं शामिल हैं, आंतरिक सुरक्षा शामिल है। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो इसके अंदर आपस में लेयर बाय लेयर गुथे हुए, इसलिए बहुत कॉम्प्लेक्स इशू हो जाता है। सर, जैसे कि आपने बताया कि आतंकवाद के चेहरे को पहचानना मुश्किल है, उसी तरीके से फंडिंग के रास्ते, जो तरीके हैं, उनको भी पहचानना मुश्किल है, जो कि अपने आप में चुनौती है। लेकिन फिर भी कुछ मोटे तौर पर हम ये समझना चाहें कि फंडिंग किन किन रूपों में हमारे सामने आती है, या फिर जब सरकार भी जब इसके लिए कदम उठाएगी तो वो किन चीज़ों पर जो है रोक लगाने की कोशिश करेगी। या जैसे हम देखते हैं कि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, डिजिटल रूप में फंडिंग उन्हें मिलती है, सुनने में आता है क्रिप्टो करेंसी का भी बहुत यूज़ किया जाता है। तो ऐसे क्या क्या तरीके होते हैं इनके फंडिंग पाने के, उनका रूप किस तरीके से? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि भारत इस मुहिम में बहुत मुखर होकर बात करता है, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र का मंच हो या कहीं भी इंटरपोल की बात हो या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भारत हमेशा आतंकवाद के मुद्दे को उठाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पीड़ित वही है। अब वो क्यों है, ये समझ लें कि भारत जैसे 1947 में विभाजन हुआ और पाकिस्तान के, जो हम देखें, भारत के दो हिस्से हुए, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, और उसका पूरा बेस ही था भारत विरोध। ठीक है, वो पूरी तरह से वो हेटेड बेस पे, वो पूरा देश ही जो है वो भारत विरोध पे लगा रहा। युद्ध करने की उसने बहुत कोशिश की, हर युद्ध में हारता रहा। और 1971 में हमने एक बहुत ही बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर क्रिएट किया और हमने बांग्लादेश को अलग किया और पाकिस्तान को अलग किया। अब पाकिस्तान को ये बात लग गई कि वो भारत से प्रत्यक्ष युद्ध में नहीं जीत सकता। ठीक है, नहीं जीत सकता। तो उसने एक रास्ता 1971 के बाद चुना, और वो था कि भारत के खिलाफ छद्म युद्ध, यानी कि प्रॉक्सी वॉर को लेकर आना। प्रॉक्सी वॉर कोल्ड वॉर के समय में उभरी हुई एक ऐसी रणनीति जहां सामने से तो कोई लड़ाई नहीं होती, लेकिन तमाम तरीकों से अलग अलग तरीकों से किसी देश को धीरे धीरे ब्लीड कराना, उसको नुकसान पहुंचे, जैसे बम फोड़ देना, जैसे जाली नोट लाकर इकोनॉमी खराब करना, ड्रग्स में लोगों को डुबो देना, तस्करी करना, मवेशियों की तस्करी करना, अवैध प्रवासियों को बॉर्डर क्रॉस कराना, स्लीपर सेल बनाना। ये बहुत बड़ा जाल होता, और उस देश की खुद की आंतरिक जो परेशानियां हैं, जो आंतरिक विभाजन है, उस लाइन को बहुत डीप करना। जैसे भारत में कई बार हम देखते हैं खालिस्तान की मांग का मुद्दा उठता है, नॉर्थ ईस्ट में बोडो की मांग का, नगा की बात के उठता है, साउथ में ये डिवीजन होते हैं। तो ये भारत के आंतरिक मुद्दे हैं, और उसको वैश्विक मंच पे ले जाकर या उन लोगों को स्पेशलाइज फंडिंग देकर, गुमराह, नक्सलवाद की बात करें, नक्सलवाद के बाद जो अवैध हथियार पहुंच रहे हैं उन तक पहुंचाना, उन तक पैसे पहुंचाना, ताकि भारत आंतरिक रूप से भी अशांत रहे। सो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ प्रॉक्सी वॉर। अब जो टेरर फंडिंग है वो धीरे धीरे एक बहुत बड़ा नेक्सस कन्वर्ट होता जा रहा है, और इसके रूट्स जो हैं वो बड़े मुश्किल होते चले जा रहे हैं, और चूंकि जियोपॉलिटिक्स भी बड़ी मुश्किल होती चली जा रही है। अब आज दुनिया बहुध्रुवी यानी मल्टीपोलर हो गई है। अब भारत सबसे ज़्यादा पीड़ित देश है इसमें, इसलिए क्योंकि अगर इसकी जो जियोपॉलिटिक्स है उसको देखें तो एक तरफ पाकिस्तान है, जो लगातार उसका पर्पज़ ये भारत को डिस्टेबलाइज करना, अशांति बनाए रखना, वो चाहे खुद बर्बाद हो जाए, खाने को ना रहे, लेकिन भारत किसी तरीके से नुकसान पहुंचे, उसका एकमात्र ही, वो पूरे देश का बेस ही यही है। अब इसके बाद वो लगातार, जैसे उसने भारत के कश्मीर के मुद्दे को उठाकर और वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन कराया, लंबे समय तक हमारे तमाम जो सैनिक है शहीद हुए, पुलवामा अटैक किया, उरी किया। तो भारत ने एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर लिया, 370 खत्म किया, और ऐसा बहुत ज़रूरी है क्योंकि बफर स्टेट, कभी भी बॉर्डर स्टेट बफर स्टेट नहीं होना चाहिए। कश्मीर का अपना संविधान हुआ करता था, वो अलगाववादी अलग बात किया करते थे। कभी भी याद रखिएगा, आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सभी स्टूडेंट ये बात ध्यान रखें कि अगर कोई भी जो नीति बनती है, हमेशा राष्ट्र अपने हितों को सबसे पहले देखता है। ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बहुत क्रूअल सच्चाई है। तो कभी भी कोई बॉर्डर स्टेट जो होता है वो कभी बफर स्टेट नहीं होना चाहिए। बफर स्टेट मतलब वो अपनी ढुलमुल नीतियां, कि तुम्हारी भी सुन लेंगे, तुम्हारी भी नहीं। बॉर्डर स्टेट्स हमेशा जो है वो बहुत ही एग्रेसिव होने चाहिए, और वो राष्ट्रीय नीतियों के साथ जुड़े होने। और ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है,
आचार्य चाणक्य से पहले जब सिकंदर सबसे पहले भारत आया था, तो जो सीमांत प्रांत थे, जो तक्षशिला था, उसका जो राजकुमार था भी, सबसे पहले उसने सिकंदर के साथ हाथ बढ़ाया था। भारत की सीमाएं सुरक्षित हो गई थी और फिर धीरे धीरे वो पूरे जो है दक्षिणापथ की तरफ जाके उसने बहुत अंदर तक प्रवेश किया और तमाम जनपदों को उसने उजाड़ कर फेंक दिया। तो ये बड़ा जरूरी है, इस बात को समझें आप। सर, हाल ही में जो पाकिस्तान FATF की निगरानी सूची में था, जिसमें कि वो फाइनेंशियल कहाँ से जुटाता है उस पर निगरानी रखी जाती थी, लेकिन अब इस सूची से बाहर हो गया। तो ऐसे में जो है हमारे लिए डर की स्थिति और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अब पाकिस्तान पर लगाम कसने वाली जो चीज़ है वो एक तरीके से खत्म होगी उस निगरानी सूची से बाहर होने के बाद। मैंने कहा ना कि बड़ा अजीबोगरीब स्थिति है। पाकिस्तान में स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों पैरेलल हैं। यही नहीं पता चलता कौन आतंकवादी और कौन सरकार में है। ये बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ऐसी कंडीशन में उसका, चूंकि ये पूरा राज्य का टारगेट ही है उसका, तो ऐसे में जो उसके पास एक्स्ट्रा फंडिंग आ रही है FATF सूची से, निगरानी सूची से निकल, उसका जो भी पैसा आ रहा है वो टेरर फंडिंग को देगा। और निश्चित रूप से भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि बहुत लंबे समय से हमने मेहनत करने के बाद आज हमने जो भारत में आतंकवाद का स्वरूप है उसको काफ़ी हमने कर्ब किया, हमने अपने बॉर्डर्स को काफ़ी सिक्योर किया और हमें अब वो दिखाई भी पड़ता है। और भारत में जैसे जैसे सुरक्षा बढ़ रही है वैसे वैसे भारत में निवेश बढ़ रहा है, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, भारत आर्थिक प्रगति कर रहा है। जहाँ पूरी दुनिया में 1% भी GDP ग्रोथ नहीं हो रही, वहीं भारत 6% 7% ग्रोथ की बात कर रहा है। तो निश्चित रूप से ये भारत की ताकत को बढ़ाएगा। और GDP ग्रोथ के लिए याद रखिएगा कि सिर्फ पैसा नहीं, सुरक्षा होना, शांति होना भी बहुत ज़रूरी होता है, तभी दुनिया भर के लोग आपके यहाँ पैसा लगाने के लिए आएंगे। अब यहाँ मुद्दा दूसरा हो गया है। मुद्दा ये हो गया है कि चीन आज अपनी जो महत्वाकांक्षा है, जो जियोपॉलिटिक्स में अपनी पकड़ बनाने के लिए, वो दक्षिणी चीन सागर से हटते हुए अब धीरे धीरे जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो ग्वादर, जो मध्य एशिया तक अपनी पकड़ जो बनाना चाहता है बहुत तेजी से, उसमें पाकिस्तान एक बड़ा मोहरा बन गया है। इधर तीसरी जो कड़ी गड़बड़ हो गई है वो अफगानिस्तान में हो गई कि वहाँ जो शासन आ गया है वो तालिबान का शासन आ गया। अब तालिबान को भी शासन चलाने के लिए पैसा चाहिए। पैसा वहाँ अफीम की खेती से आ रहा है। जो अफीम की खेती है, वो जो पैसा, जो ड्रग्स का पैसा जिसे हम लोग कहते हैं सामान्य भाषा में ड्रग्स का पैसा, वही उनकी इकोनॉमी का एक बड़ा सोर्स बनता चला जा रहा है। अदरवाइज वहाँ इकोनॉमी का कोई बहुत प्रॉस्पेरिटी नहीं है और तालिबान को लेकर अभी भी कोई विश्वास लोगों में नहीं है। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है कि उस ड्रग्स को निकाल के अंतर्राष्ट्रीय जगत में ले जाने के लिए रूट प्रोवाइड करा रहा है। और पाकिस्तान को ये भी समझ में आ गया कि कश्मीर में डायरेक्टली एंटर नहीं कर रहे हैं। तो अब देखिए अगर ध्यान से, तो उसने पंजाब को उठा लिया। पंजाब पिछले कुछ सालों से एक ऐसी पॉलिटिक्स का शिकार हो गया जहां क्षेत्रीय पॉलिटिक्स जो है वो सर उठाने लगी। और फिर मैंने अभी आपसे कहा कि कभी भी किसी बॉर्डर स्टेट में आप देखें तो वहां पर कभी भी बफर पोजीशन नहीं होनी चाहिए। ये नियम है, सिद्धांत है प्राचीन समय से। आप राजस्थान में देखिए, आप पंजाब में क्या हुआ, उसने पूरी तरह से ड्रग्स सप्लाई करना शुरू किया, आज ड्रोन से आ रहे हैं। तो वो भारत की पूरी चीज़ों को गड़बड़ कर रहा है। इधर चाइना आतंकवाद को सपोर्ट करता चला जा रहा है, वो उसको ढक रहा है, क्योंकि उसकी अपनी महत्वाकांक्षा है कि उसको CPEC सुरक्षित करना। उसको पता चल चुका, ये बात जानता है चाइना बहुत अच्छी तरह से, कि चाइना में सरकार और आतंकवादी दोनों में कोई फर्क नहीं है। यानी उसको, जब वो गवर्नमेंट से बात कर रहा है तो वो आतंकवादियों से भी उतना बात कर रहा है, तो वो आतंकवादियों के खिलाफ बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसके $46 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट CPEC में हो चुका है। वो उसको बचा के रखना चाहता है, क्योंकि चाइना की ऊर्जा सुरक्षा, आने वाले समय में उसकी आर्थिक सुरक्षा, सब कुछ इसी कॉरिडोर पर डिपेंडेंट है। तो सर, वैश्विक मंचों पर क्यों चीन जब इस तरीके से चीज़ें कर रहा है? हाल ही में हमने देखा कि उन्होंने कुछ आतंकी संगठनों और आतंकवादियों की जो लिस्ट थी उसमें वीटो की पावर का इस्तेमाल करके अड़ंगा लगा दिया। चीन की उस तरीके से, और सिर्फ भारत ही अकेला नहीं है, दुनिया के और भी कई देश है जो आतंकवाद से पीड़ित है, लेकिन बावजूद उसकी चीन की उस लेवल पर जाकर क्यों आलोचना नहीं हो रही है? या सारे देश मिलकर जब भारत की तरफ वो देखते हैं उम्मीद की निगाहों से कि हाँ, भारत उनका नेतृत्व करेगा आतंकवाद या और भी पर्यावरण के और भी कई मुद्दों पर मुखर होने के लिए या लड़ने के लिए। हम G20 में भी देख रहे हैं जिस तरीके से भारत की एक महाशक्ति के रूप में उभरने की झलक हमने देखी। तो जब सारे देश उम्मीद भारत से कर रहे हैं तो वो सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? और जब चीन या कोई भी ऐसा देश जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन सब चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है, तो उसके विरोध में मुखर होकर अपनी बात क्यों नहीं रख पा रहे? ऐसे में क्या चुनौतियां भारत के सामने होगी कि वो पर्यावरण के साथ साथ आतंकवाद जैसे मुद्दे पर भी पूरे विश्व को अपने साथ इस लड़ाई में शामिल करेगा? देखिए, इसके पीछे जियोपॉलिटिक्स और वैश्विक इकोनॉमी बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब पाकिस्तान शुरुआत से ही किसी न किसी भारत विरोधी तत्व का हिस्सा रहा है। कोल्ड वॉर के समय वो अमेरिका की गोद में जाके बैठा और अमेरिका ने उसके माध्यम से तमाम तरह के जो आतंकवाद थे उसको प्रायोजित किया, उसकी डिफिनीशन अलग की। इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप को हाइफेनेटेड करता था वो,
और भारत बहुत लंबे समय से उसका विरोध करता रहा। तो पाक साफ कोई नहीं है, क्योंकि हर राष्ट्र की अपनी एक महत्वाकांक्षा होती है। पिछले कुछ समय से भारत ने जिस तरह से अपना उभार दिखाया है और जिस तरह से भारत ने तमाम वैश्विक शक्तियों को हिंद महासागर में इकट्ठा किया, जैसे क्वाड के माध्यम से उसने किया, इजराइल को लेकर आया, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, तो ये महाशक्तियां, अमेरिका, ये सब इकट्ठा होती चली जा रही। चाइना को एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है और अब वो भारत को अपने लिए एक खतरा मानता चला जा रहा है और लंबे समय से वो भी बहुत अड़ियल रुख अपना रहा है। जैसे 1962 में हमने वॉर एक झेलनी पड़ी हमें, हमारा कुछ हिस्सा चला गया, अरुणाचल पर अपना दावा कर रहा है, वो तिब्बत के साथ जो हमारी बाउंड्रीज है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मैकमोहन लाइन को वो नलीफाई कर रहा है और वो ये जान रहा है कि भारत का उभरने का मतलब हुआ कि भारत कम से कम जो दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया है उसमें वो उसको चैलेंज कर सकता है। अच्छा, इस बीच में कुछ चेंजेस भी हुआ कि चाइना कई मामलों में एक्सपोज हुआ और चाइना धीरे धीरे हार्ड पावर के रूप में दिखाई पड़ा, मतलब वो दबंगई दिखा रहा है, ताइवान को धमका रहा है, जापान को धमका रहा है, वियतनाम को धमका रहा है। तो और भारत धीरे धीरे जो एक हमारी छवि आगे निकल रही है वो सॉफ्ट पावर की है, वो वसुधैव कुटुंबकम की बात है, हम वेलफेयर की बात कर रहे हैं, तो लोग हमारी तरफ आने से डर नहीं रहे। हम स्वच्छ ऊर्जा की बात कर रहे हैं, हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं, हेल्थ की बात कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा अजीबोगरीब सिनेरियो कि हम उसको ऐसी जगह चैलेंज कर रहे हैं जहां वो हमें पकड़ नहीं पा रहा है। मिसाइल में हमें पकड़ सकता है, मिसाइल में हमें पीछे कर सकता है, सेना में पीछे कर सकता है, लेकिन जैसे ही बात आ रही है ये सॉफ्ट पावर की, तो लोग हमारी तरफ जुड़ रहे हैं। अब वो चाहता है, जो अमेरिका ने कभी कोल्ड वॉर के टाइम के किया था, चाइना एक्चुअली पाकिस्तान का उपयोग करके भारत को डिस्टेबलाइज कर रहा है। अच्छा, मजेदार बात है कि आतंकवाद ना भस्मासुर की तरह होता है, बचा इससे कोई नहीं है, ठीक है, इससे बचा कोई नहीं। पाकिस्तान में भी देखिए अभी इमरान खान के ऊपर गोलियां चल गई, वहां कितने जो है वो हत्याएं हो चुकी हैं, तमाम जजेस मार दिए गए। तो ये भस्मासुर है, आतंकवाद किसी का नहीं होता है, वो जिसने उसको पाला वही उसका शिकार बना है। ये बहुत बड़ा सत्य रहा है। लेकिन चूंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में देश इतना ज़्यादा अंधे हो जाते हैं कि वो दूसरों को मिटाते मिटाते खुद को मिटने का जो है वो एक प्रयोजित बना लेते हैं, रास्ता कर लेते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने दोस्तों को लामबंद करना पड़ेगा और हमें ऐसे वैश्विक मंचों पर संवाद करना पड़ेगा और किसी न किसी एक जो है वो जगह पर पहुंचना पड़ेगा कि हम इस पर एक कम से कम परिभाषा तो तय कर सके। और निश्चित रूप से भारत का ये प्रयास जल्दी ही जो है वो एक किसी न किसी हिस्से में पहुंचेगा, किसी एक मुकाम पर पहुंचेगा। और देखिए, पूरी दुनिया में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ताकतवर के मुंह से शांति की बात अच्छी लगती है, कमज़ोर जब शांति की बात करता है तो उसको अनसुना कर दिया जाता है। कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो एक्चुअली में जो सही कोर इशू है जो भारत कर रहा है, तमाम तरह के सम्मेलन बुला के, अपनी बात को कह के और साथ साथ अपनी इकोनॉमी को आगे लेकर जाके, तो ये सीधी सी बात है कि हम जितने ताकतवर होते जाएंगे, वैश्विक बिरादरी में हम जितने केंद्रीय मंच पर हम आते जाएंगे, भूमिका में आते जाएंगे, भारत की उतनी ज़्यादा बात सुनी जाएगी। और निश्चित रूप से दक्षिण एशिया की शांति के लिए, दक्षिणी पूर्वी एशिया में लोगों की शांति के लिए भारत का सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने सर। भारत के लिए वाकई ये गौरव की विषय है कि लगातार वो एक तीसरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है भारत में आयोजित होगी, जो कि तीसरी NMFT की होगी। और बिल्कुल जाहिर सी बात है कि भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, वो आतंकवाद को काबू करने में आएगी, लेकिन फिर भी भारत की एक ही नीति है कि आतंकवाद के लिए ज़ीरो टॉलरेंस। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यू पॉइंट में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच। आप सभी का कमेंट में मुझे बताएं कि पॉइंट्स कैसे लगे और किन और टॉपिक पे किस तरह के और डिबेट को आप चाहते हैं।